आपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी की, तो इस दौरान आपने बुक लिस्ट कैसे कलेक्ट की और क्या वो अलग सी बुक्स हैं जो आपने पढ़ी? एक और एस्पिरेंट हैं, उनका नाम हरीश पवार है। वो पूछते हैं कि क्या हिंदी मीडियम वाले भी लोअर पीसीएस और पीसीएस अधिकारी बन सकते हैं? जी, तो सबसे इसका सबसे जीता जागता उदाहरण तो मैं ही हूँ। स्टूडेंट के बीच कंफ्यूजन रहती है, वो ये है कि वो एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ें, यानी वो एक दिन में कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं जिन्हें उन्हें पढ़ना चाहिए और कितने घंटे की वो पढ़ाई उन्हें करनी चाहिए। संदीप जी, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जी। कितना भी पढ़ लोगे, आप जितना पढ़ते जाओगे आपको हम्म। बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैंने ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, लेकिन एक दिन का जितना रिवाइज करना है तो ज्यादा से ज्यादा रिवाइज शाम को कर देना है, क्योंकि आप एक दिन का कितना करोगे, रिवाइज करोगे, फिर उसके बाद अगले दिन अगर नहीं कर पाओगे तो अगले दिन बटन बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इस इंटरव्यू को बहुत सारे ग्रुप सी के स्टूडेंट्स भी देखेंगे जो उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे तैयारी करें, क्योंकि वो लोग परीक्षा वाणी पढ़ते हैं और परीक्षा वाणी एक फैक्ट बेस्ड बुक है जिसमें वन लाइनर रहता है। जनरली जी। बुक लिस्ट सबकी सेम होती है। वो डिपेंड करता है कि आप किसी बुक को कितने बार पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, और उसको कितना टाइम दे पाते हो। बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम सबकी होती है, पॉलिटी हम्म। लक्ष्मीकांत सबकी होती है। लेकिन कोई एस्पिरेंट अभी तैयारी कर रहा है और वो बुक पढ़ना चाहता है, एनसीईआरटी भी पढ़ रहा है, तो उसे एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी चाहिए और कितने बार पढ़ने के बाद उसे नोट्स अपने तैयार करने चाहिए, और नोट की तैयार करने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, मतलब क्या उसे पॉइंट्स लिखने चाहिए या उसे सिर्फ एक वर्ड कनेक्टिंग वर्ड लिखने चाहिए? पेपर देने के बाद इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपकी आंसर राइटिंग जो इंप्रूवमेंट होगी वो इवेल्युएशन से ही होगा। जी। आपने सपोज 2 घंटे का पेपर दे दिया है आपने, लेकिन उसके बाद इवेल्युएशन नहीं किया कहाँ पे मेरी गलती थी, कहाँ पे मैं इंप्रूवमेंट कर सकता था, मैथ जी। का यूज कैसे करना है, कहीं कहाँ पे फिगर का यूज करना है, डेटा का यूज कहाँ पे करना है, जो रिलेवेंट डेटा है वो कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, किसी दार्शनिक ने जो कोड दिया है वो कैसे यूज करना है, तो इन सब से आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं माय टॉक शो और मेरा नाम है संदीप। दोस्तों, माय टॉक शो में आज जो हमारे नए मेहमान आए हैं उनका नाम विनय सिंह है। विनय सिंह ने उत्तराखंड पीसीएस 2021 के एग्जाम में रैंक 10 हासिल की है और उन्हें डीएसपी का पद मिला है। इस वीडियो में हम उनसे जानेंगे उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, कैसे उन्होंने तैयारी की। तो बहुत बहुत स्वागत है विनय सिंह जी आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर, और आपको डीएसपी बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो विनय सिंह जी, आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं कि आपने 10th कहाँ से करी, 12th कहाँ से करी और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन आपने कहाँ से करी? संदीप जी, मैंने मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो गांव के ही एक स्कूल में हुई थी। फिर उसके बाद सिक्स सेवन्थ एट्थ मैंने ये आदर्श विद्या मंदिर कोटयालसंड से किया था, कोटयालसंड जी। चमोली से। फिर उसके जी। बाद 9th 10th मैंने अलकापुरी चमोली से किया था। फिर 11th 12th की पढ़ाई मैंने गोपेश्वर जीआईसी राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर से किया था। फिर उसके बाद अ, उसी साल मेरा सिलेक्शन जेई, उस टाइम पे जेई मेन जेई एडवांस होते थे, तो उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन पंतनगर के लिए हो गया था। फिर जी। उसके बाद मैंने 4 साल की बीटेक की पढ़ाई पंतनगर विश्वविद्यालय से की। तो अभी तक मेरा ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही है। जी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं सिविल सर्विसेज की तरफ को मोटिवेट हुआ, उस तरफ को तैयारी करने लगा। तो अभी तक की मेरी यही जर्नी तो आपको उस दौरान कैसे लगा कि मुझे सिविल सर्विस में ही जाना चाहिए और इसकी तैयारी करनी चाहिए? क्या आपको किसी ने बताया या आपने है। आप किसी से इंस्पायर्ड हुए? संदीप जी, हर किसी का बचपन से ही किसी तरफ जाने का सपना होता है। मेरा बचपन से ही यही सपना था कि मुझे एक सिविल सर्वेंट को सिविल सर्वेंट बनना है। लोगों की जी। जितने भी आम हित से जुड़े मुद्दे होते हैं उनसे, हम्म। मतलब वो डेली जो रूटीन के वो होते हैं, अ, काम होते हैं, उनको इफेक्ट जो आपको सोसाइटी से लगते हैं कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, ये एस्पिरेशंस होती हैं कि मुझे सोसाइटी के सोसाइटी का एक पार्ट बनना है, सोसाइटी के हम्म। बेटरमेंट के लिए एक पार्ट बनना है। तो वो मेरे दिमाग में हमेशा से ही रहा था। फिर उसके बाद जैसे जैसे मुझे बहुत सारे एस्पायरेंट, फिर उसके बाद यूपीएससी के जिस तरीके से मैं यूपीएससी की तैयारी करते रहा, तो उस फील्ड में धीरे धीरे कदम रखने से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हाँ क्यों ना, मतलब कि इफ मतलब कि अगर आपके पास एक जिंदगी है तो आप उस जिंदगी को क्यों ना सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए इन्वेस्ट करें, क्यों ना देश के लिए, क्योंकि क्यों ना राज्य के लिए इन्वेस्ट करें। तो जी। अपने लोगों के लिए इन्वेस्ट करना, अपने लोगों की भलाई के लिए इन्वेस्ट करना, ये मेरा हमेशा से ही एक सपना रहा। और इसी जी। सपने पे बढ़ते हुए मैं आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए जी। निकला। तो विनय जी, आप बताएं कि आपने कौन से मीडियम में आंसर राइटिंग की थी? जी संदीप जी, मैंने हिंदी मीडियम में आंसर राइटिंग। तो जैसे आपको रिजल्ट आने की सूचना मिली तो आप उस समय पे कहाँ पर थे और क्या कर रहे थे उस समय पे, मतलब किसने आपको बताया कि रिजल्ट आ चुका है और आप डीएसपी बने हैं, या आपने खुद से ही आपको पता लग गया था? संदीप जी, जैसे ही मैं ऑफिस से आया, फिर उसके बाद 7:30 8 बजे के आसपास मैं अकेला था, रूम पे खाना बना रहा था। तो जैसे ही 2 3 बार ऑफिस से 2 3 लोगों का फोन आया, मैं वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा खाना बना लेता हूँ, फिर उसके बाद उनसे इत्मीनान से बात करूंगा। फिर उसके बाद जब 4 5 कॉलें आने लगी, तो फिर मुझे लगा कि हाँ कुछ जरूरी काम होगा जी। या किसी को, हाँ ऑफिस से आ रहे हैं। तो ये फिर कुछ मैंने तो हुआ एक है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने जी। फोन उठाया। तो उन्होंने कहा कि हेलो सीओ साहब, नमस्कार।
तो फिर मैंने कहा कि सीओ, फिर उन्होंने कहा कि हाँ आपको पता नहीं है कि रिजल्ट आ गया है। तो मैंने कहा बिल्कुल भी मुझे पता नहीं है। तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी जो व्हाट्सएप पे वो आप वो जो रिजल्ट है वो उसका वो भेज दो, पीडीएफ भेज दो। तो उन्होंने पीडीएफ भेजा। फिर उसके बाद तो फिर फोन आने लगे, बहुत सारे फोन आने लगे। तो इस तरीके से अ, मेरे रिजल्ट का जी जी, मुझे आपको जानकारी मिली। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो आपने जो तैयारी की, क्या इसमें आपने कोचिंग का सहारा लिया या सेल्फ मोड से आपने तैयारी स्टार्ट करी थी? नहीं संदीप जी, कई एस्पायरेंट्स के मन में यही के दिमाग में यही डाउट रहता है कि क्या हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या हमें कोचिंग की जरूरत होती है। तो जी। मैं यहाँ पे जीता जाता उदाहरण, मैं भी और मेरे जैसे बहुत सारे एस्पायरेंट होंगे जो हम्म। खुद अपने बलबूते पे, अपने कौशल क्षमता की वजह से आज पीसीएस की परीक्षा पास कर पाए हैं। तो मैं ऐसे एस्पायरेंट के जो आने वाले फ्यूचर्स में हैं, जैसे आरओ की तैयारी करेंगे, जो पीसीएस की तैयारी करेंगे, मैं उन सबके लिए यही कहना चाहूंगा कि अगर आप सोचते हैं कि आप में क्वालिटी है, आप में कंटेंट है, आप में अ, अ, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं टाइम को, आपके पास टाइम है, आप पे काम करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये सेल्फ स्टडी का जो मोड है वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। क्योंकि अगर सपोज आप मान लीजिए, अगर आप कोचिंग जाते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो आप 1 1.5 घंटे की जो भी क्लासेस होती है, फिर आपको जाने में टाइम लगेगा, आने में टाइम लगेगा, फिर आपको रिफ्रेशमेंट लगेगा। तो तकरीबन 1 1.5 घंटे के लिए आपको 3 4 घंटे का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जी अगर वही आप सेल्फ मोड पे करते हैं, सेल्फ मोड के थ्रू आप लाइब्रेरी में कर सकते हैं। अगर आपके घर पे इन्वायरमेंट, अगर आपके घर पे एक सिंगल रूम है, आप उसको स्टडी रूम बना सकते हैं। इन्वायरमेंट पे मेरे हिसाब से संदीप जी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट का। तो आपको उस इन्वायरमेंट को बनाना पड़ेगा सेल्फ स्टडी के लिए। आपको वो इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, आपको एक सेल्फ मोटिवेटेड पाथ की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अ, अभी तक जो मैंने खुद के एक्सपीरियंस से देखा है कि सेल्फ स्टडी से आपकी जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुल जाते हैं, आपको जी। चारों दिशाओं में कनेक्ट करने को मिलता है। क्योंकि वही कहते हैं ना कि अ, आपको लिंक करना आ जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट है वो हर किसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो आपको जब आप खुद से सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको लिंक करना आएगा। और वही होता है कि आपको लिंकेज बनाना पड़ता है, हिस्ट्री में ज्योग्राफी का ज्योग्राफी जी में, जी। पॉलिटी का पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स का। तो यही ये सब्जेक्ट जो लिंकेज आते हैं वो सेल्फ स्टडी के थ्रू आते हैं। और दूसरे जो एस्पायरेंट्स चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा बूस्ट अप करने की जरूरत है, तो कोचिंग में भी ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग की अ, हम्म। आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, आपको एक टाइम मैनेजमेंट का हो जाता है, तो मेरे हिसाब से आप कोई भी कोचिंग भी ले सकते हैं। लेकिन आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोचिंग वाला भी या कोचिंग के जो टीचर्स हैं वो भी अ, एक हद तक आपको टाइम दे पाएंगे, क्योंकि उसके बाद आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो जब आपको खुद ही करना है तो आप क्यों ना ये हो जाए कि हाँ, आप सप्लीमेंट के तौर पे ले सकते हैं कोचिंग को, जी लेकिन आप एक उस पर फुली डिपेंड ना हो जाए, मेरा ये कहने का जी। जी। तो आपने जी। जैसे बताया आपने सेल्फ स्टडीज के माध्यम से तैयारी की, तो इस दौरान आपको कैसे, मतलब आपने बुक लिस्ट कैसे कलेक्ट की, और क्या वो अलग सी बुक्स हैं जो आपने पढ़ी? क्योंकि बुक लिस्ट तो सभी को पता होती है, लेकिन उन्हें कैसे पढ़ना है और कैसे उनके नोट्स बनाने हैं, ये इसमें अक्सर एस्पिरेंट जो है वो कंफ्यूजन में, उनके बीच कंफ्यूजन की स्थिति रहती है इसको लेकर। तो आप बताएं अपना एक्सपीरियंस की कैसा रहा, आपने नोट्स कैसे बनाए, आपने कौन सी बुकें फॉलो की और कैसे उन्हें पढ़ा? संदीप जी, बुक लिस्ट के बारे में तो हर कोई टॉपर बताएगा, हर एस्पायरेंट को पता होते हैं जनरली। जी। बुक लिस्ट सबकी सेम होती है। वो डिपेंड करता है कि आप किसी बुक को कितने बार पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, और उसको कितना टाइम दे पाते हो। क्योंकि बुक लिस्ट सभी की सेम होती है, एनसीईआरटी बेसिक्स सभी के सेम होते हैं, जी जी। स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं वो सबके सेम होते हैं। हिस्ट्री की विपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम सबकी होती है, पॉलिटी हम्म। लक्ष्मीकांत सबकी होती है। लेकिन वही बात आती है कि आप उस बुक को कैसे पढ़ते हो। जी क्योंकि जी। किसी बुक किसी बुक को जैसे रीडर ने लिखा होता है, तो वो रीडर का जो मर्म है, जो राइटर कहना चाहता है, वो हम्म। रीडर को पढ़ना पड़ेगा। जो जनरली फ्रेज होता है कि रीडिंग बिटवीन द लाइन, आपको जी उन जी। दो लाइनों के बीच का अर्थ निकालना पड़ता है। आपको उस हिसाब से देखना पड़ता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। बस एक थॉरो रीडिंग करने से ही आपको ये नहीं हो जाता कि आपने एक पूरी थॉरो रीडिंग कर ली और मैंने ये बुक पढ़ ली, लेकिन मेरा इसमें से कुछ एमसीक्यूज निकल नहीं पा रहे हैं, हम्म। टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उसको एनालाइज करने की जरूरत है। और
इस दिशा में बेसिक्स बुक सबके सेम होती हैं, लेकिन वही है कि आपको कैसे पढ़ना है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो इन सब के बीच जैसे कोई एस्पिरेंट अभी तैयारी कर रहा है और वो बुक पढ़ना चाहता है, एनसीईआरटी भी पढ़ रहा है, तो उसे एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी चाहिए और कितने बार पढ़ने के बाद उसे नोट्स अपने तैयार करने चाहिए, और नोट की तैयार करने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए? मतलब क्या उसे पॉइंट्स लिखने चाहिए या उसे सिर्फ एक वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड लिखने चाहिए? संदीप जी, एनसीईआरटी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब के आपको देखना पड़ेगा कि जैसे हिस्ट्री की 6 to 12 आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसमें बहुत जी। सारे ऐसे कीवर्ड होते हैं जो हम्म। यूपीएससी में तक आते हैं। जैसे आपने जी देखा होगा 6th की बुक से, 7th की बुक से उन्होंने थीम्स बेस पे दिए हैं। जी वो जी। आपको थीम्स बेस पे मिलेंगे। आप में उसमें उसमें कीवर्ड दिए रहते हैं, जैसे किसी हम्म। वर्ल्ड को प्राचीन समय में क्या कहते थे, मध्यकालीन समय में क्या कहते थे, आपकी राज व्यवस्था किस प्रकार से थी मध्यकालीन में, तुगलक शासन में, वगैरह वगैरह जो भी होता है। तो जी एनसीईआरटी एक बेस बनाने का काम करती है। आपको दो तीन मतलब मिनिमम 2-3 बार आप पहली बार थॉरोली आपने पढ़ लिया, एक कहानी के रूप में पढ़ लिया, हाँ ऐसे ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद आप एनालाइज कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कि इसमें से क्या पूछा गया था और आप कितना कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कहाँ पे क्या पूछा है, तो आप उसको थोड़ा एनालाइज करके, थोड़ा डीप घुस के आप पढ़ सकते हैं कि इस वाले शासन में ये हुआ था, इस वाले शासन में ये हुआ था। तो इस तरह से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। फिर उसके बाद जब आप बेसिक एनसीईआरटी कवर कर दोगे, मतलब क्योंकि 60 to 70% आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी से जी। जी एनसीईआरटी की बुक्स कवर करा देंगी। फिर उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा मॉडर्न जो लेवल है वो अपलिफ्ट हो जाता है। तो बेसिक्स प्लस स्टैंडर्ड बुक वो सबके लगभग सेम ही होते हैं, आपको भी पढ़ना, वो हर किसी एस्पायरेंट को पढ़ना होता है। फिर जी। आपका ये क्वेश्चन था कि नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स कैसे में? संदीप जी, ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे एनसी आपने सबसे पहली बार पेंसिल ले लिया, जी एनसीईआरटी की कोई भी बुक पढ़ ली, क्योंकि हम जनरली क्या होते हैं कि पहली बार में हम पढ़ोगे तो सब हमको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लगेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद अगर आप पेन लोगे तो फिर आप सभी जितने भी फ्रेजेस हैं, जितने भी आपको इम्पोर्टेंट लगेंगे, आप उन पे पेन का पूरा वो करेंगे तो पूरा वो लाल पीला हो जाएगा पूरा, जी बुक्स जी। वगैरह पूरी लाल। तो हम्म। आपको पहली बार में पेंसिल का यूज करना है। पेंसिल का यूज करके आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वहां पे अंडरलाइन कर दिया। फिर उसके बाद आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने बाकी सब मिटा के फिर उसके बाद वो कर दिया। फिर उसके बाद थर्ड जी रीडिंग में आपने हाईलाइट कर दिया। तो इस हिसाब से आपके जो नोट्स हैं वो बुक में ही बन जाएंगे, और आप प्रिसाइज करते जाएंगे, क्योंकि यही जी इंपॉर्टेंट है। आपके लास्ट टाइम पे, रिवीजन के टाइम पे आपको यही फायदेमंद होगा, क्योंकि आप जी पूरी बुक पढ़ नहीं पाएंगे लास्ट टाइम पे, और आपको यही जो छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, नोट्स हैं, यही आपके काम आएंगे। तो जी। दूसरी बात यह है कि कई लोग कहते हैं कि हमें बुक्स से अलग होके लिखना भी है, नोट्स भी बनाना है। तो हम्म। आप बेशक कर सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि आपको अपने नोट्स छोटे से छोटे बनाने हैं, क्योंकि अगर आप पूरे बुक का टू कॉपी करेंगे तो वो फिर आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। आपको जी कीवर्ड्स बनाने हैं, आप मैप बना सकते हैं, आप वहाँ पे फिगर फिगर वगैरह बना सकते हैं, आपके जो की टर्म्स हैं वो यूज कर सकते हैं। जी तो इस हिसाब से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। आप अपने नोट्स को कितना क्रिएटिव बना सकते हैं, आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, वो सब नोट्स में दिखती है। और नोट्स को जितना छोटा हो सके उतना छोटा करना चाहिए। और मेरे हिसाब से इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको नोट्स, जो लास्ट टाइम पे आपको नोट्स पूरा जी खाका आपका क्लियर कर दे, इस हिसाब से आपको नोट्स बनाने चाहिए। हर किसी जी। की जी एक स्ट्रेंथ होती है, हर किसी की क्रिएटिविटी होती है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और क्रिएटिविटी के हिसाब से अपने नोट्स वगैरह बनाने चाहिए, और इसमें जी। जी फिगर्स वगैरह इन सब का डेटा इस्तेमाल करना चाहिए। जी। जी तो ये तो आपने बताया नोट्स मेकिंग का। अब इसमें जी। एक बहुत बड़ा जो स्टूडेंट के बीच कंफ्यूजन रहती है वो ये है कि वो एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ें, यानी वो एक दिन में कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं जिन्हें उन्हें पढ़ना चाहिए और कितने घंटे की वो पढ़ाई उन्हें करनी चाहिए। मतलब एक साथ वो 2 सब्जेक्ट पढ़ें या 3 सब्जेक्ट पढ़ें या 4 सब्जेक्ट पढ़ें, ये उनका कुछ डाउट रहता है। जी 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 संदीप जी, जो मेरा पर्सनल टाइम टेबल था, वो मैं यही करता था कि एक हफ्ते में मैंने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ले लिया। जैसे सपोज मैंने इस हफ्ते में हिस्ट्री का ले लिया, तो हिस्ट्री जी में मैं एंशियंट भी पढ़ूंगा, मिडेवल भी पढ़ूंगा और मॉडर्न भी पढ़ूंगा। एंशियंट के लिए मैंने 2 दिन का टाइम दे दिया। 2 दिन में पूरा सुबह से लेकर जितने भी टाइम शाम तक जितने भी टाइम स्लैब बनते हैं, मैंने उनमें धीरे धीरे टाइम टेबल का हिसाब से अपने बना लिया।
फिर उसके बाद अगले 2 दिन मैंने मिडेविल के लिए दी। उसके जी बाद अगले 3 दिन मैंने मॉडर्न के लिए दे दिए, क्योंकि मॉडर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा रिलेवेंट पार्ट मॉडर्न से ही होता है। तो मेरे हिसाब से, और फिर उसके बाद आपको दिन का टाइम स्लैब में करना पड़ेगा। मैंने अपना पर्सनल जो बनाया था, मैंने सुबह पे जैसे 4:30 से 5 बजे के बीच में उठता था, तो फिर उसके बाद 5 बजे से 8 बजे तक मेरा एक टाइम स्लैब होता था। उस स्लैब जी में मैं किसी ऐसा कोई ऐसा टॉपिक पढ़ता था, या जैसे मैंने सपोज एंशियंट है, तो उसमें मैं एनालाइज वाले या फैक्ट्स वाले जो मुझे याद करने होते थे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको सब चीज याद रहे। जो हम्म आपको याद करनी है, जो आपको मेमोराइज करना है, वो आप सुबह के टाइम पे कर सकते हो। फिर जी उसके बाद जैसे ही मैं 8 के बाद 9, 9:30 बजे तक मैंने नाश्ता वगैरह पूरा जो होता है, फिर उसके बाद में मैं लाइब्रेरी चले गया 10 से लेकर 1 बजे तक। फिर मेरा दूसरा टाइम स्लैब होता था, उसमें मैं दूसरा टॉपिक पढ़ लिया। फिर उसके बाद 2 बजे से लेकर 5 बजे तक तीसरा स्लैब होता था। फिर 6 से 9 बजे तक तीसरा चौथा स्लैब होता था। तो इस जी हिसाब से स्लैब बनाता था मैं, 3 3 घंटे का एक स्लैब बनाता था। फिर जी उसके बाद जैसे शाम को 8 9 बजे के आसपास लाइब्रेरी से जब मैं वापस आता था, तो फिर उसके बाद मैं रिवीजन करता था, क्योंकि संदीप जी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जी कितना भी पढ़ लोगे, आप जितना पढ़ते जाओगे आपको बहुत हम्म अच्छा लगेगा, हाँ मैंने ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, लेकिन आपको रिवाइज भी करना है। आपको ये चाहिए कि आपका जो पेपर में सही टाइम पे सही सही जगह पे काम आए, क्योंकि जी जी वो बिल्कुल आपके रिवीजन से ही वापस आएगा। क्योंकि हर किसी आदमी की मेंटल कैपेसिटी लिमिटेड होती है। जी ऐसा नहीं है कि हम जितना चाहें उतना भरते जाएं, ऐसा हम्म। तो पॉसिबल भी नहीं है ना। जी जी तो उस हिसाब से आपको रिवाइज एक दिन का जितना रिवाइज करना है, तो ज्यादा से ज्यादा रिवाइज शाम को कर देना है, क्योंकि आप एक दिन का कितना करोगे रिवाइज करोगे, फिर उसके बाद अगले दिन अगर नहीं कर पाओगे तो अगले दिन बर्डन बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे एक दिन का शाम को रिवाइज किया, फिर उसके बाद अगले दिन का शाम को रिवाइज किया, फिर उसके बाद हफ्ते के हिसाब से कि मैंने इस हफ्ते में इतना पढ़ा है, उसको रिवाइज कर दिया संडे के दिन। फिर उसके बाद जैसे महीने में क्या एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर उसके बाद रिवाइज किया। तो इस हिसाब से आपको आपकी मेमोरी भी बढ़ती जाएगी, आपको फैक्ट्स भी याद होते रहेंगे। इस हिसाब से आपका रिवीजन टाइम भी बचेगा। तो वो लास्ट टाइम पे जो पेपर के टाइम पे वो आपको बहुत मददगार होगा। जी जी। तो आपने रिवीजन का भी बताया और पढ़ने का भी बताया तरीका। लेकिन मान लीजिए स्टूडेंट ने ये सब कुछ कर लिया, उन्होंने रिवीजन भी करा प्रॉपर और पढ़ा भी। अब वो अपने आप को जांचे कैसे, वो कैसे पता लगाएं कि हमने जो पढ़ा है वो हमें याद है और हम उसको कितना रिटेन कर पा रहे हैं? क्या वो उन्हें इसके लिए PIQ लगाने चाहिए, या फिर इसके लिए उन्हें जो सैंपल पेपर्स आते हैं या मॉक पेपर्स कहते हैं जिन्हें हम, वो लगाने चाहिए? जी संदीप जी, आप जितना भी आप पढ़ रहे हो, जैसे हिस्ट्री का पढ़ रहे हो, पॉलिटी का पढ़ रहे हो, तो आप जी उसके लोक सेवा आयोग के होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकाल सकते हैं। वहां से आप कितने सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं। आप सिर्फ पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सिर्फ पीसीएस के ही पेपर नहीं देखने, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर किसी एग्जाम के देखने हैं। जैसे आरओ जी के देखने हैं, हम्म प्राइवेट सेक्रेटरी के आते हैं, फिर उसके बाद जी जुडिशियल के आते हैं। जितना हम्म। भी आप जो जीएस जिसमें जीएस कवर होता है, आपको वो सभी देखना है। आपको अपनी नॉलेज चेक करनी है, क्योंकि कई बार ये होता है कि क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं। जी जी और फिर उसके बाद अगर आपने लोक सेवा आयोग का कर दिया, फिर उसके बाद आपने यूपी पीसीएस का कर दिया, फिर यूपीएससी का कर दिया, तो आप तो इस हिसाब से आपका जो नॉलेज है, वो नॉलेज बेस है, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। फिर आपको ये देखा कभी ऐसा हो जाता है कि हमने पढ़ा है लेकिन उसमें से हमको नहीं आता है, हम याद नहीं कर हम्म पाए। तो जी आपको वो क्वेश्चन के माध्यम से क्लिक करेगा कि हाँ मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, यहाँ पे मुझे ऐसा करना चाहिए था, मेरी ये गलती थी, ऐसा हो सकता था। इस हिसाब से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। दूसरी बात आपने जो पूछी है कि मॉक टेस्ट का, हाँ अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने लगभग सभी सॉल्व कर दिए हैं, फिर उसके बाद यूपीएससी के कर लिए, यूपीपीसीएस के कर लिए, इस तरह से आपने कर लिया, आपको चाहिए कि आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, आपको और ज्यादा मॉक लगाने हैं, तो बेसिक आप कीजिए, आपको करना चाहिए। लेकिन आपको सिर्फ मॉक के बेसिस पे नहीं, आप मॉक और उसको एनालाइज करना। आप मेरे हिसाब से आप 2 घंटे का मॉक देते हैं, उसके बाद आपको 3 घंटे का या जितना भी आपको करना है, आपको वो मॉक टेस्ट एनालाइज करना है, क्योंकि आप जब तक अपनी गलतियों से जी सीखोगे नहीं, आप तब तक आप फर्दर इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हो। तो जी आप बिल्कुल। मॉक लगा रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप उसके बाद कौन से क्वेश्चन, आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि मैंने कौन से क्वेश्चन में कहाँ पे गलती की थी, कैसे हो सकता है। तो इसी से इम्प्रूवमेंट बढ़ती है और इसी से नॉलेज का बेस भी बढ़ता जी जी। तो ये आपने बताया मॉक और PYQ का। अब आंसर राइटिंग को लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि वो आंसर राइटिंग कैसे करे। उन्हें पता नहीं होता है, पढ़ तो सभी लेते हैं लगभग लगभग, और
कुछ लोग रिटेन भी कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो उनकी सबसे बड़ी बाधा बनती है वो है आंसर राइटिंग। तो आप लोगों को बताएं अपने एक्सपीरियंसेस से कि आप आंसर राइटिंग कैसे करते थे और उन्हें कैसे शुरुआत करनी चाहिए आंसर राइटिंग का। जी जी जी। संदीप जी, आंसर राइटिंग के प्रति सभी एस्पायरेंट के मन में यही दुविधा रहती है कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन आंसर राइटिंग नहीं हो पाती है, जो हमसे रिक्वायरमेंट है वो नहीं हो पाती है, जो जी क्वेश्चन की डिमांड है वो नहीं हो जी। पाती है। तो मेरे हिसाब से आप मॉक वगैरह लगा सकते हैं या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें कौन से की टर्म्स हैं। सपोज उसने पूछ लिया है कि गांधी जी की दार्शनिक विचारधाराएं क्या थी, या गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या किया था, उनके क्या क्या हम्म। कार्य थे, या गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए क्या किया। तो आप सबसे पहले आप एक ब्रीफ फैक्ट दे सकते हैं कि गांधी जी अ, स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े अग्रणी नेता थे ये। जी जी आप गांधी जी का कोई कोट दे सकते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे सकते हैं उस रिलीवेंट पार्ट के लिए। उसके बाद आपने जो की डिमांड है, की जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का, की डिमांड है, आप उसको टैकल कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज आ गया कि गांधी जी ने इस आंदोलन में क्या क्या किया, तो जी। आप ये देख सकते हैं कि गांधी जी ने इस आंदोलन में महिलाओं के लिए ये किया, अ, हम्म। अ, मजदूरों के लिए ये किया, किसानों के लिए ये किया, छात्रों के लिए ये किया, स्वदेशी रोजगार के लिए ये किया। तो आप उस हिसाब से धीरे धीरे अपने क्वेश्चन को ब्रेक करके आप उसका आंसर दे सकते हो। आपको की कॉन्सेप्ट की जो वर्ड होते हैं उनको ढूंढना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अ, जो आंसर राइटिंग है उसके लिए आप किसी ऐसे दोस्त का सहारा ले सकते हैं, या जो आपके साथ तैयारी कर रहा हो, या आपका कोई रिलेटिव हो, या आपके कोई जान पहचान में हो। तो आप उनको अपना आंसर इवेल्युएशन करा सकते हो कि मैं कितना अच्छे ढंग से लिख रहा हूँ। या जी कई बार ऐसा हो सकता है कि आप मॉक टेस्ट करा लो, या बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट कराते हैं, आप वहाँ पे इवेल्युएशन कर सकते हो। जी क्योंकि पेपर देने के बाद इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपकी आंसर राइटिंग जो इम्प्रूवमेंट होगी वो इवेल्युएशन से ही होगा। जी आपने सपोज 2 घंटे का पेपर दे दिया है आपने, लेकिन उसके बाद इवेल्युएशन नहीं किया कहाँ पे मेरी गलती थी, कहाँ पे मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता था, मैथ जी का यूज कैसे करना है, कहीं कहाँ पे फिगर का यूज करना है, डेटा का यूज कहाँ पे करना है, जो रिलेवेंट डेटा है वो कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, किसी दार्शनिक ने जो कोट दिया है वो कैसे यूज करना है। तो इन सब से आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट होगी। इन जी सबको आपको साथ लेकर चलना होगा, मैथ, फिगर्स, डेटा, किसी दार्शनिक का कोट है या किसी किसी दार्शनिक ने उस बारे में क्या कहा, उस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहा। तो इस हिसाब से आपकी जो आंसर राइटिंग है वो बढ़ती जाएगी। और आपको बहुत सारे जैसे दृष्टि आईएएस है, वो ऑनलाइन आपको क्वेश्चन देते हैं, फिर आपको लिख के उनको पोस्ट करना होता है। तो आप इस जी तरह से भी आप अपने क्वेश्चंस का इवेल्युएशन करते हैं। और जी धीरे धीरे होता है सर। ये संदीप जी, ये जी जो जी। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो एक ही दिन में नहीं हो पाता, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगी। तो आंसर जी राइटिंग का आपने बताया। अब आते हैं हम एस्से की तरफ। एस्से एक बहुत बड़ी बाधा उभर कर आती है, उसमें बच्चे उसके फॉर्मेट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं कि एस्से उन्हें कैसे तैयार करना चाहिए। उसके बारे में कुछ बताएं कि एस्से के लिए वो मटेरियल कहाँ से इकट्ठा करें और फिर उसको जो लिखना है कम शब्दों में, उसके लिए वो कैसे तैयारी करें। ऐसे के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स के बीच में यही रहता है कि हम ऐसे को कैसे शुरुआत करें, कैसे लिखें। हम्म। तो ऐसे के लिए कि सबसे पहले आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए, वो क्वालिटी कंटेंट भी होना चाहिए। फिर दूसरी बात ये है कि आप ऐसे को अपने ऐसे में जैसे नॉलेज का बेस बढ़ाने के लिए आप जो न्यूज़पेपर होते हैं उनके एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। फिर जी उसके बाद अलग अलग सी मैगजीन आती है, जैसे योजना मैगजीन होती है, कुरुक्षेत्र मैगजीन हो गया। जी ये भारत सरकार के जो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। उसमें बहुत हम्म। सारे गवर्नमेंट की नीतियाँ आती हैं, बहुत सारे अ, दार्शनिकों के विचार वगैरह आते हैं, फिर अलग अलग से विचार आते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से आप ऐसे की तैयारी कर सकते हो। फिर उसके बाद ये होता है कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज कौन से चल रहे हैं, उस दिशा में आपको एक बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए। ये सब इस तरीके से होता है कि ये आपको न्यूज़पेपर से ही ज्यादातर कवर हो जाता है। फिर दूसरी जी बात ये है कि कई बार ऐसे में लोक सेवा आयोग कई बार ऐसा पूछता है कि जैसे दार्शनिक किसी दार्शनिक मुद्दे पे पूछ लिया कि जैसे डूबते हुए जहाज का वो ऐसे ही कुछ होता है, दार्शनिक टाइप के होते हैं। तो आप जी जी। और दूसरे टाइप के होते हैं जो फैक्चुअल टाइप के होते हैं कि हम्म। उत्तराखंड में आपदा की स्थिति क्या है, कौन कौन सी आपदाएं आती है, या ये होता है। तो आप जैसे आपदा है तो आप आपदा के बारे में ज्यादा सबने वही लिखा होगा, आपको सबसे ज्यादा नंबर फैच करने हैं, आपको नंबर फैचिंग करना है। तो आप उस जी हिसाब से टॉपिक का चूज करें जिस हिसाब से बाकी सब लोगों ने सपोज आपदा पे लिखा है और आपने हम्म। किसी और टॉपिक पे लिखा है, और आपने उस टॉपिक को क्रिएटिविटी के साथ प्रेजेंट कर दिया, तो जी आपके नंबर आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे।
तो जी मेरा हमेशा यही रहता था कि मैं उस टॉपिक को चूज करूँ जो मेरे स्वभावानुसार, और जो मुझे लगता था कि ये इस पे मैं अच्छी तरीके से मेरी क्रिएटिविटी के साथ मैं लिख सकता हूँ। जी क्योंकि जी क्रिएटिविटी ही ऐसे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जी। 700 साढ़े 700 शब्द जो आपने किसी एग्जामिनर को पढ़ाने हैं, और आपदा जैसे हम्म। टॉपिक पे आप अ, बेरस या नीरस जैसा लिखोगे, तो वो भी एक टाइम के बाद हो जाएगा कि हाँ बच्चे ने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हो जाता है कि फिर उसमें वो सरसता नहीं आ पाती, जो वो होता है, अ, जो सरसता होती है वो नहीं आ पाती है। तो जी जी आपको ऐसे का चुनाव ऐसे टॉपिक के साथ करना चाहिए। फिर उसके बाद आपका जो न्यूज़पेपर के क्लिप्स वगैरह हैं, एडिटोरियल है, इनसे आपका बेसिस बढ़ता जाएगा। फिर जी दूसरी बात यह है कि आपको जैसे दोहे वगैरह का यूज करना चाहिए, कोट वगैरह यूज करना चाहिए। और जो संदीप जी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जो ऐसे की शुरुआत की थी, तो मैंने एक कहानी के उससे की थी। क्योंकि 700 साढ़े 700 के आसपास ऐसे ही लिखना होता है शब्दों में। अ, जी जी। तो मैंने एक कहानी से शुरुआत की थी कि जैसे सपोज आ गया कि महिलाओं की स्थिति या महिलाओं के ये किया था। तो मैंने एक किसी महिला के बारे में किसी महिला के बारे में बताया था कि उसकी ऐसी स्टोरी थी, उससे हम्म। इंस्पिरेशन लेते हुए। तो फिर मैंने इस तरीके से शुरुआत की थी। तो उससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसके मन में भी क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि हाँ जी बच्चा जी। आगे वाले पार्ट्स में क्या करेगा, आगे वाले हम्म पार्ट्स में इसके क्या विचार है, किस तरीके से लिखेगा। तो धीरे धीरे जब ऐसा होता है तो एग्जामिनर को लगता है हाँ बच्चे ने अपने जो क्रिएटिविटी है वो दिखाई है, जो जी जी उसका स्वभाव है उस हिसाब से लिखा है, जो कंटेंट है उस हिसाब से लिखा है। तो उसमें नंबर बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से मैंने ऐसे की तैयारी की थी। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बेसिस है न्यूज़पेपर, योजना, कुरुक्षेत्र, और बहुत सारे जो बुक्स वगैरह होती हैं, जैसे अ, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, जवाहरलाल नेहरू की जी। है, बहुत सारी ऐसी ऑटोबायोग्राफी मिलती रहती है। एपीजे अब्दुल कलाम जी की है, विंग्स ऑफ फायर। तो इससे थोड़ा उदाहरण एग्जाम्पल वगैरह उनको कोट करते हुए चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे ऐसे। जी जी। तो विनय सिंह जी, बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि क्या उन्हें प्लान बी लेकर चलना चाहिए, क्योंकि उनकी जो घर की आर्थिक स्थिति है उतनी सही नहीं है, और अपर पीसीएस या लोअर पीसीएस का जो एग्जाम है वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस मांगता है, या इसमें कहें कि इसमें जो जो इसका प्रोसेस है वो काफी लंबा है। संदीप जी, हमारे पहाड़ों में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। उनका एक ये होता है कि हाँ पहले हम एक जॉब लग जाए, फिर उसके बाद धीरे धीरे तैयारी करते रहेंगे। अगर मेरा ये मानना है कि अ, अगर आपके पास फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू करते चलनी चाहिए, एक राइट डायरेक्शन में करते रहना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थोड़ा सा वीक है, या नहीं हो पा रहा है, या बहुत सारा हो जाता है प्रेशर, घर वालों का भी प्रेशर होता है, समाज का भी प्रेशर होता है, बहुत सारा प्रेशर होता है। जी जी। हम्म दोस्तों की जॉब लग जाती है, वो भी एक हम्म। प्रेशर होता है कि दोस्तों की लगी है, हमारी नहीं लगी, हमारी कब लगेगी। तो, जी। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक राइट डायरेक्शन में हैं और आप चाहते हैं कि हाँ मुझे 1 डेढ़ साल और तैयारी करनी चाहिए, हाँ मैं इसमें बेटर कर सकता हूँ, तो आपको ऑप्शन या प्लान बी लेके चलने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे जी। हिसाब से अगर हाँ आपको आपको के अंदर से आना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और हम्म। दूसरी तरफ ये है कि आपको फाइनेंशियली भी देखना पड़ेगा कि जी हाँ बिल्कुल। जो बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे एक्सपायरेंट के मन में यही रहता है कि फाइनेंशियली भी, क्योंकि घर से समाज से बहुत सारा प्रेशर आता है, और वो हम्म। प्रेशर फाइनेंशियली ही होता है मेनली। जी जी तो जी उस जी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप फाइनेंशियली ठीक हैं तो आप अपने राइट डायरेक्शन में चल सकते हो। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ घर की आपकी स्थिति सही नहीं है, तो आपको एक प्लान बी लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन आपको यही देखना पड़ेगा कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आपका अल्टीमेट एम क्या है। तो उस हिसाब से आपको बैलेंस बनाते हुए चलना चाहिए। मेरे साथ भी यही डिलेमा हुआ था। तो मैंने यही किया था कि पहले मुझे एक छोटी सी जॉब देखनी है, फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे करते रहूंगा। क्योंकि एक बार आदमी फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, तो फिर उसके जी बाद जी तैयारी ढंग से कर पाता है, आपके जी वो बिल्कुल। डिस्ट्रेस नहीं होता है कि बिल्कुल। हम्म। तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। जी। तो फिर उसके बाद थोड़ा एक ये रह जाता है कि यार मुझे अब जॉब की कोई टेंशन नहीं है, अब मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब है, अब मुझे उसके ऊपर वाली पोस्ट के लिए तैयारी करनी चाहिए। अब एक इस दौरान जो है मतलब काफी स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं और उन्हें तैयारी करते करते 5-6 साल लग जाते हैं, और
वो वहां तक पहुंच भी रहे होते हैं कट ऑफ तक, लेकिन कहीं ना कहीं एक दो नंबर या कुछ नंबरों से उनका रह जाता है, ऐसे में वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस दौरान वो खुद को कैसे मोटिवेट करें, क्योंकि ऑलरेडी वो पढ़ तो चुके हैं लेकिन वो वहां तक मेरिट लिस्ट तक अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं। जी संदीप जी, ये बहुत सारा पेनफुल होता है कि आप लास्ट स्टेज तक पहुंच पहुंच गए, फिर उसके बाद आपको वो नहीं मिल पाता है जो आप जिसके लिए आपने इतनी तैयारी की थी। तो ऐसे में आपको सेल्फ मोटिवेट होना है, डिमोटिवेट तो कतई नहीं होना है, क्योंकि आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन खोने के लिए आप ये सोचते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है। आप यही कर जी सकते हैं कि आप अपने परिश्रम के बल पे, अपने जो स्ट्रेंथ वगैरह हैं उनके बल पे आपको, सपोज आप इस बार एक दो नंबर से रह गए हों या दो तीन नंबर से रह गए हों, लेकिन आप ये सोचिए कि अगले बार आप इससे क्या बेटर कर सकते हैं, आप कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप जब सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे, तो निश्चित ही मुझे लगता है कि आप अगली बार जो रैंक है उसमें आप अ, उस लिस्ट में आप अपना नाम जरूर वो करेंगे। फिर ठीक। इस जो पूरी प्रिपरेशन है, क्योंकि ये जो पीसीएस का अभी तक का जितना सा एक्सपीरियंस रहा है वो हम्म। 3-4 सालों, मतलब 2-2.5 साल तक लंबा चलता रहता है। तो जी, इसमें लंबा सबसे प्रोसेस है। इम्पोर्टेंट यही, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना है। आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना। आपको एक डायरेक्शन मिली हुई है, आपको उस डायरेक्शन के की तरफ, आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको अपने गोल की तरफ को बढ़ना है। और बाकी सब पीछे छोड़ते हुए चले जाना है, जितने भी स्ट्रेस वगैरह हैं, जितने भी चैलेंजेस वगैरह हैं, हाँ चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए और उसको ये देखिए कि आप उसको किस तरीके से ले पाते हैं। जी क्योंकि जी रास्ते रास्ते में बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, बहुत जी। सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हम्म। आपको वो टैकल दूर करते करते अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो फैमिली का रोल होता है। फैमिली जी से आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी होता है, फाइनेंशियली सपोर्ट मिलना जरूरी होता है। और इसके साथ आप एक फ्रेंड्स सर्कल, जो आपको रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स सर्कल, आप ऐसे फ्रेंड्स बना सकते हैं जो आपको मोटिवेट करते रहें। तो जी इस तरीके से आप अपने साइकोलॉजिकली फिट हो सकते हैं। आपको साइकोलॉजिकली अपने तैयारी को आगे बढ़ाते जाना है। और निश्चित मेरा मानना है कि मेहनत, जिसने अगर कोई आदमी स्मार्ट तरीके से काम करता है, हार्ड वर्क करता है, तो उसको एक ना एक दिन सफलता मिल ही जाती है। जी वो जी कहते हैं बिल्कुल। हमारे घर वाले में ये भी कहावत कहावत भी है कि देर होती है पर अंधेर नहीं होती है, उसके घर में जी जी देर है पर अंधेर नहीं है, यही जी होती है। तो इस हिसाब से आपको बिल्कुल अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप एक ना एक दिन उस लिस्ट में जरूर आपका नाम आएगा। जी जी। तो जैसे अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और अभी ऐसी चर्चाएं हैं कि आरओ और जो लोअर पीसीएस है उसका एग्जाम होना प्रस्तावित है, तो उनके लिए अभी से जो एस्पिरेंट आपका इंटरव्यू देख रहे हैं उन्हें आप बताएं कि उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए। संदीप जी, यूकेपीएससी का जो आरओ और लोअर पीसीएस का पेपर होगा उसमें जीएस, आपको जीएस का अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अ, एक जी पोर्शन आता है करंट अफेयर का और एक आता है उत्तराखंड और एक जीएस का। तो आपको जी जीएस पे अभी ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर आप लास्ट के 2-2.5 महीने में कर सकते हैं। और हम्म। ये या 1-1.5 महीने में, आपको जिस तरीके से आपको लग रहा है। और जी फिर अभी आपको जीएस और उत्तराखंड में आपको अपनी कमांड बनानी है, क्योंकि बहुत अब कंपटीशन का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। जी आयोग भी बिल्कुल। नए नए तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि आपने हम्म। देखा होगा इस बार पीसीएस में, तो उसका जो सीसेट का लेवल था वो भी बहुत बड़ा हुआ था। जी बहुत जी। सारे एस्पायरेंट सीसेट के लेवल से बाहर हुए थे। और लोअर हम्म। पीसीएस का जो सिलेबस है उसमें 150 के आसपास 150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 100 नंबर का जीएस उत्तराखंड पूरा होता है। फिर उसके बाद जी। 50 नंबर का जो 50। जी जी एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड। वगैरह होता था। जी तो बिल्कुल बिल्कुल, तो उस एप्टीट्यूड को भी आपको देखना है। आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप 50 नंबर को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने उनको इग्नोर कर दिया तो फिर आपके चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, चांसेस जी क्वालिफाई करने के। तो सबसे पहले आपको सिलेबस लेना है, सिलेबस का एक प्रिंट आउट ले लीजिए। उसमें क्या क्या वर्ड्स दिए हैं, उन्होंने लिखा है कि हिस्ट्री, हिस्ट्री से क्या क्या पूछेंगे वो, या हिस्ट्री से उन्होंने ये कहा है कि जैसे एप्टीट्यूड में वो क्या क्या पूछेंगे, घड़ियां वाले क्वेश्चंस जी या जी कैलेंडर वगैरह पूछेंगे, या टाइम एंड डिस्टेंस। इस तरीके से आपको प्रत्येक टॉपिक पे आपको कमांड करनी है। इस तरीके से जब आप सिलेबस को धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, उसके हिसाब से तैयारी करेंगे, तो वो आपको इजियर लगेगा, आपको सरलता मिलेगी। और आगे जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो जीएस और उत्तराखंड। मेरे हिसाब से जो आने वाले एग्जाम्स है उनमें जीएस और उत्तराखंड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि इस बार भी जी पीसीएस में 50 नंबर के आसपास उत्तराखंड का रहा।
तो जी उत्तराखंड को बिल्कुल। आप बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए। जीएस की हम्म। आपकी कमांड होनी चाहिए। और एप्टीट्यूड का तो आपको पता ही है कि 50 नंबर का आता है, तो आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप इनको जी एक वन बाय थर्ड इस तरीके से आप उसको टाइम जो टेबल आपका जो टाइम मैनेजमेंट का है उसको आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपको इस तरीके से करनी चाहिए। जी जी। तो विनय जी, जैसे इस इंटरव्यू को बहुत सारे ग्रुप सी के स्टूडेंट्स भी देखेंगे जो उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे तैयारी करें, क्योंकि वो लोग परीक्षावाणी पढ़ते हैं और परीक्षावाणी एक फैक्ट बेस्ड बुक है जिसमें वन लाइनर रहता है। क्योंकि अपर पीसीएस है या लोअर पीसीएस है, उसमें राइटिंग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो वो इसको कैसे देखें, और वो राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक इस्तेमाल करें, या जो कंटेंट है राइटिंग का वो कौन सी बुक से पढ़ें? संदीप जी, इस बार का जो पीसीएस का सिलेबस आया है उसमें दो इम्पोर्टेंट जो कर रहे हैं वो उत्तराखंड से ही रिलेटेड हैं। तो आप जी। सिर्फ परीक्षा वाणी के बेसिस पे ही आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं ये दो पेपर पूरी तरीके से कर सकता हूँ। तो हम्म। आपको उसके लिए, हाँ, परीक्षा वाणी बहुत अच्छी बुक है, वन लाइनर है, बहुत सही, मतलब जो प्री के लिए है वो बहुत अच्छी बुक है, सफिशियंट है जी जी प्री के लिए। जी लेकिन आपको मेंस के लिए एनालाइज करने पड़ेंगे, कितने थीम्स वगैरह होती हैं, विषय वगैरह होते हैं, कितने सारे पवार डायनेस्टी हो गई, चंद डायनेस्टी हो गई, बहुत जी सारे जी जो हिस्ट्री वगैरह, जो ज्योग्राफी है, आपको उनके लिए एनालाइज करना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स और एक्स्ट्रा प्रेफर करने पड़ेंगे, जैसे ये अ, अजय रावत जी की बुक हो गई, या और भी बहुत सारी बुक्स होती है। उत्तराखंड में कौन कौन से टेम्पल आर्किटेक्चर हैं, कहाँ पे कौन सी वाली है, द्रविड़ है तो कहाँ पे है। फिर उसके बाद जो यामुन शैली है वो ये बारह, ये चक्राता इधर साइड पे है, यमुना के जी आसपास यामुन जी। शैली है। फिर उसके बाद हम्म। देख सकते हैं कि यमुना, ये केदारनाथ का मंदिर है, फिर जागेश्वर वगैरह के मंदिर हैं। तो इस जी तरीके से आपको टेम्पल आर्किटेक्चर या यहाँ की कैसी सामाजिक स्थिति थी, यहाँ जी। पे और गोरखों ने जो आक्रमण किया, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जी आप ये सब जो आपका जो ब्रॉड नॉलेज होगा वो जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं जैसे अजय रावत जी, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, इन सब से आपको कवर होगा। और दूसरी जी बात ये है कि जो उत्तराखंड में इकोनॉमिक्स के लिए ऐसी मतलब कोई स्टैंडर्ड्स बुक्स नहीं है। तो आप उसके लिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे को प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का जो इकोनॉमिक जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट के माध्यम से ही प्रदर्शित होते हैं। तो जी एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे को आपको कभी भी मिस नहीं करना है। आपको उसको थॉरोली नहीं पढ़ना है, आपको उसको जहाँ पे आपको सही लगता है कि आपको वहाँ पे हाईलाइटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप गवर्नमेंट की नीतियों को भी समझ सकते हैं और उनको अपने आंसर में भी पुट कर सकते हैं, जिससे जी आपका आंसर जो होगा वो क्वालिटी के साथ साथ आपको कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट दे देगा। क्योंकि मेनली जो दो पेपर हैं उसमें यही होगा कि आपको उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स भी आएगी, ज्योग्राफी, वो सब आएंगे। तो आप इस जी जी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जी जी। तो जी। और इसके अलावा न्यूज़पेपर तो आपको डेली पढ़ना ही है उत्तराखंड से, जो उत्तराखंड से जो संबंधित समाचार हैं या जो पॉलिसीज हैं बिल्कुल उनके रिगार्डिंग। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी क्योंकि न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसीज दी रहती है, जैसे एमएसएमई पॉलिसी क्या है, पर्यटन नीति क्या है, फिर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, तो इस हिसाब से दिया रहता है। तो जी। उसको भी देख सकते हैं, उसको धीरे धीरे अपने नोट्स में प्रिपेयर करके इस तरीके से आप उत्तराखंड से रिलेटेड जानकारी प्राप्त तो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, जैसा कि हमसे जो है एस्पिरेंट्स ने पूछे हैं जो क्वेश्चंस। हालांकि उनमें से बहुत से जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब आप ऑलरेडी दे चुके हैं, उनके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम पूछना चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से हमारे। तो पहला क्वेश्चन हमसे किसी ने पूछा है कि बुक लिस्ट और टॉप 10 में आने के लिए कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। बुक लिस्ट तो आप बता चुके हैं, आप कितने घंटे की पढ़ाई करनी है ये उन्हें थोड़ा डाउट है, तो वो बता दीजिए। संदीप जी, ऐसा नहीं है कि एक फिक्स टाइम कि 12-13 घंटे। आपको अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से टाइम बनाना चाहिए, क्योंकि कई बार जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है, या कई बार एस्पायरेंट ऐसे होते हैं जिनके पास जो सिर्फ तैयारी कर रहे होते हैं, किसी और जॉब में नहीं होते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको कितना टाइम मिल रहा है उस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। जनरली मेरे हिसाब से 8 से 9 घंटे की तैयारी इनफ है। आप अगर ध्यान लगा के पढ़ रहे हो, आप अगर जी। अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ पढ़ रहे हो, तो 8-9 घंटे की तैयारी बिल्कुल एक सफिशियंट है। तो दूसरा क्वेश्चन है आयुष नाम के एक एस्पिरेंट का। वो पूछते हैं कि उन्होंने अभी 12th पास किया है और वो उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, और उनका सपना है कि वो भी आपकी तरह डीएसपी बने। तो उन्हें बताएं कि उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए, मतलब अभी 12th में है और वो तैयारी करना चाहते हैं उत्तराखंड पीसीएस की। बिल्कुल बिल्कुल आयुष जी, आपको अगर आप की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो 6th से लेकर 12th तक की आपको एनसीईआरटी बेसिक्स जो होती हैं, आपको धीरे धीरे उन पे कमांड बनानी पड़ेगी, आपको एक बेसिक्स तैयार करना पड़ेगा। आप इसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे, तो ग्रेजुएशन में आप
सेकेंड या थर्ड ईयर से आप शुरू कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको अपना धीरे धीरे अपना तैयारी करनी पड़ेगी आपको। पहले एनसीईआरटी से कवर कीजिए आप, फिर धीरे धीरे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बुक्स पे आइए, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह जो भी हो सकता है आप तक वो कर सकते जी जी। तो एक और एस्पिरेंट हैं, उनका नाम हरीश पवार है। वो पूछते हैं कि क्या हिंदी मीडियम वाले भी लोअर पीसीएस और पीसीएस अधिकारी बन सकते हैं? उनका कहना है कि अभी तक जो उन्होंने इंटरव्यूज देखे हैं वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के ही हैं। हैं। जी, तो सबसे इसका सबसे जीता जागता उदाहरण तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने लोअर पीसीएस भी हिंदी में दिया था। आरओ भी आरओ का भी लगभग हिंदी में ही हुआ था, क्योंकि एक इंग्लिश का था एक हिंदी का था। और जो जी अपर पीसीएस का पेपर था वो भी मैंने हिंदी मीडियम से दिया था। हाँ, उसमें एक जो सब्जेक्ट था वो थोड़ा मुझे टर्म्स इकोनॉमिक्स में टर्म्स मुझे थोड़ा टफ लगते थे, तो उसके लिए मैंने इंग्लिश का मीडियम चूज किया था। लेकिन जी ऐसा कोई भी नहीं है। आयोग आपसे मीडियम के बारे में कोई भी भेदभाव नहीं करता है। आप हिंदी मीडियम के माध्यम से अगर आपके पास क्वालिटी कंटेंट है तो आप बेहतर तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप नंबर बेहतर तरीके से आप उस लिस्ट में अपना नाम बना सकते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से मीडियम का कोई रोल नहीं, मीडियम का कोई मतलब उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है कि इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है। आप जिस भी मीडियम में है, आप क्वालिटी कंटेंट के साथ पढ़िए, वही आपको फायदा करेगा। जी जी तो जी मीडियम का कोई इशू वगैरह नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी जी। तो और एक लास्ट क्वेश्चन है, कोई नैना नेगी है, उनका कहना है कि वो आंसर राइटिंग कैसे करें। हालांकि आंसर राइटिंग का जवाब आप दे चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देना चाहें तो एक बार शॉर्ट में थोड़ा। नैना जी, आप आंसर जैसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आईएएस वगैरह जो भी होते हैं ऑनलाइन कराते हैं, तो आप वहाँ से क्वेश्चन पिकअप करके आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे इवेल्युएशन का आंसर दिए होते हैं, आप इस तरह से तरीके से इवेल्युएशन कर सकते हैं। या आप अपने लाइब्रेरी में किसी दोस्तों को दिखा सकते हैं जो उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। आप जो आंसर राइटिंग के जो कीवर्ड्स होते हैं आप उसको उनका धीरे धीरे से उनको बता सकते हैं। इस तरीके से आप फिगर्स वगैरह इन सब के माध्यम से आप अपने जो आंसर राइटिंग है उसकी जो क्वालिटी है वो बढ़ा सकते हैं। और जो आंसर राइटिंग है, आप जब आपके पास क्वालिटी कंटेंट होगा आप तभी आंसर राइटिंग ढंग से कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से एक क्वालिटी कंटेंट, और दूसरा जो लेखन की शैली होती है, और तीसरा जो इवेल्युएशन है, ये तीनों जी इंपॉर्टेंट है जी आंसर राइटिंग के लिए। जी। तो ये थे हमारे साथ विनय सिंह जी, जिन्होंने अपनी जर्नी आपके साथ शेयर की और आपके सभी सवालों के जवाब दिए। तो विनय जी, आपको एक बार फिर से माई टॉक शो की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल बचता है तो आप हमारे कम्युनिटी टैब में जो पोस्टर डले रहते हैं उनमें आपको कमेंट करना है, और साथ ही साथ वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है वहां पर भी आप कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। और जाते जाते अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,